गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 11 थ्योरी ऑफ सप्लाई अंडर परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत का वर्णन करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, पूर्ति की धारणा मीन्स पूर्ति का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। सबसे पहले ये जानें। देखिए, पूर्ति किसी वस्तु की वे विभिन्न मात्राएं हैं जिन्हें विक्रेता एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए तैयार होता है। सप्लाई refer to different quantities of a commodity which seller willing to sell at different possible price at a given period of time. That clear? पूर्ति किसी वस्तु की वे विभिन्न मात्राएं यानी डिफरेंट क्वांटिटीज हैं जो कि एक सेलर डिफरेंट प्राइस पर एक पार्टिकुलर टाइम में बेचने के लिए तैयार होता है। उसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई कहते हैं। अब यहीं से बात करते हैं, इसकी एक परिभाषा दी थॉमस विद्वान हुए, उन्होंने वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स इज द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन ए गिवन मार्केट एट ए गिवन टाइम एट वेरियस प्राइस। इसके बाद बात करते हैं हम, ये तो पूर्ति हो गई। एक होती है पूर्ति की मात्रा। पूर्ति की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। एक ये पढ़ेंगे, पहला सप्लाई क्या है, दूसरा क्वांटिटी सप्लाई क्या है। तो पूर्ति की मात्रा किसी वस्तु की वह विशेष मात्रा है जो जिसे विक्रेता एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार होते हैं। तो इसमें देखिए, सप्लाई में क्या होता है, डिफरेंट क्वांटिटी होंगी, डिफरेंट प्राइस होगा और एक पार्टिकुलर टाइम होगा। इसमें तो सप्लाई में हमने क्या पढ़ा, सप्लाई यानी पूर्ति किसी वस्तु की वो विभिन्न मात्राएं हैं, यहाँ विभिन्न मात्राएं हैं जिन्हें विक्रेता विभिन्न कीमतों पर, विभिन्न संभव कीमतों पर और विभिन्न कीमतें पार्टिकुलर टाइम निश्चित समय है, एक विशेष समय, निश्चित समय है। तो ये आप कह सकते हैं कि पूर्ति किसी वस्तु की वे विभिन्न मात्राएं हैं जिन्हें विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है। क्योंकि पूर्ति की मात्रा किसी वस्तु की वह विशेष मात्रा है, यह है पार्टिकुलर क्वांटिटी। पार्टिकुलर प्राइस और पार्टिकुलर टाइम। यानी इसमें तीनों विशेष मात्रा, विशेष कीमत और विशेष समय, या इसको हम कहें, बात वही है, निश्चित समय
quantity supply refer to that a particular quantity which sellers willing to sell, ठीक है, at a particular price at a given period of time, यानी जिसे विक्रेता वह विशेष मात्रा जिसे विक्रेता विशेष कीमत पर एक निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है। तो इन दोनों में ये अंतर होता है। सेम कंसेप्ट आपने डिमांड में भी पढ़े थे। इसके बाद जो थर्ड है वो कंसेप्ट है आपका पूर्ति और स्टॉक में अंतर। स्टॉक में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। सप्लाई और स्टॉक में क्या अंतर है? तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्ति की बात और उसके बाद करते हैं स्टॉक। तो देखिए सप्लाई क्या है, तो पहले बात करें अगर हम सप्लाई, तो ऊपर हमने कहा सप्लाई किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं हैं जिन्हें विक्रेता एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बेचने को तैयार होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले स्टॉक के बारे में। देखिए स्टॉक इज, जो स्टॉक है, स्टॉक किसी वस्तु की वह कुल मात्रा है जो एक विक्रेता के पास एक निश्चित समय के एक निश्चित बिंदु पर उपलब्ध होती है। स्टॉक इज दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि एक समय के एक निश्चित बिंदु पर उपलब्ध होती है, वो स्टॉक कहलाती है। मान लीजिए कि एक होलसेलर है, उसके गोदाम में 100 बोरी चीनी रखी हुई है, तो वो स्टॉक है। बट सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक, लेकिन सप्लाई स्टॉक का वह भाग है विच इज सोल्ड एट ए डिफरेंट प्राइस, ठीक है। जबकि सप्लाई किसी वस्तु, स्टॉक का वह भाग है जो कि एक निश्चित कीमत पर या विभिन्न कीमतों पर बेच दिया गया है, ठीक है। तो स्टॉक क्या है? स्टॉक सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक नॉर्मली जनरली जो है, स्टॉक किसी वस्तु की वह कुल मात्रा है जो एक विक्रेता के पास एक निश्चित समय के बिंदु पर मौजूद होती है, जबकि पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जिसे एक विक्रेता एक निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है। मान लीजिए 100 बोरी चीनी की गोदाम में रखी हुई है, तो वो स्टॉक है, लेकिन उसमें से 3000 रुपये पर क्विंटल पर वह 10 बोरी चीनी बेचने को तैयार हो जाता है। तो जितना बेचने को तैयार हो जाता है वो क्या है? वो सप्लाई कहलाएगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए जो पानी के टैंक में जो पानी है वो स्टॉक है, लेकिन उस पानी के टैंक से नल के द्वारा, टेप के द्वारा जितना पानी रिस रहा है, निकल रहा है, वो क्या कहलाएगी? सप्लाई कहलाती है। तो अगर स्टॉक ज़्यादा होगा तो सप्लाई भी ज़्यादा की जा सकती है, और स्टॉक अगर कम होगा तो सप्लाई भी कम हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं अब जो पूर्ति है वो 2 प्रकार की होती है। पूर्ति के 2 टाइप्स हैं सप्लाई। पहला है व्यक्तिगत पूर्ति। यानी इंडिविजुअल सप्लाई, और दूसरा होता है बाजार पूर्ति।
सप्लाई। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई क्या है। व्यक्तिगत पूर्ति किसी वस्तु की वो विभिन्न मात्राएं हैं जिन्हें एक विक्रेता एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बेचने को तैयार होता है। इंडिविजुअल सप्लाई रेफर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी which a single seller or single firm willing to sell at different possible price at a given period of time। यानी इस दो इनमें क्या है, एक सेलर का देखेंगे केवल कि एक सेलर डिफरेंट प्राइस लेवल पर किसी वस्तु की डिफरेंट क्वांटिटी जो बेचने को तैयार होता है वो व्यक्तिगत पूर्ति या इंडिविजुअल सप्लाई को शो करती है। अब बाजार पूर्ति क्या है? बाजार पूर्ति किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं हैं। मार्केट सप्लाई रेफर टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी जिन्हें बाजार के सभी विक्रेता एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बेचने को तैयार होते हैं। मार्केट सप्लाई रेफर टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी व्हिच ऑल द फर्म्स और सेलर विलिंग टू सेल at different possible price at a given period of time। तो ये जो है इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई है। अब बात करते हैं पूर्ति तालिका की। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वह पूर्ति तालिका यानी सप्लाई शेड्यूल। इसके बाद है सप्लाई शेड्यूल। तो जैसे व्यक्तिगत पूर्ति और ये जैसे पूर्ति टू टाइप्स की होती थी, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई, ऐसे ही पूर्ति तालिका भी दो तरह की। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका एक ये होगी और दूसरा होगा बाजार पूर्ति तालिका। यानी पहला हो गया इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ये टू टाइप्स के होते हैं। तो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ति तालिका क्या है। पूर्ति तालिका वह तालिका होती है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं के संबंध को दर्शाती है, या वह तालिका जो विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं के संबंध को दर्शाती है, क्या कहते हैं? पूर्ति तालिका कहलाती है। अब पूर्ति तालिका दो तरह की होती है, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और बाजार पूर्ति तालिका। तो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका वह तालिका है जो एक फर्म या विक्रेता द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं के संबंध को तालिका द्वारा दर्शाती है। यानी ये टेबल होती है, पहले वाले में हमने केवल मीनिंग पढ़ा, तो ये टेबल है जो एक फर्म द्वारा या एक विक्रेता द्वारा डिफरेंट प्राइस पर बेची जाने वाली डिफरेंट क्वांटिटीज को शो करती है। तो इसे हम निम्न तरह से दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्राइस ले लिया आपने और यहाँ ले लिया क्वांटिटी, प्राइस 1 2 3 4 5 ये ले लिया 10 20 30 40 और 50। तो यही चीजें आपने डिमांड वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी, लेकिन जो प्राइस और सप्लाई, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई होती है, ये सप्लाई की क्वांटिटी है, इनमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। अर्थात प्राइस अगर बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है और प्राइस अगर कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। आप देख रहे हैं प्राइस कंटिन्यू बढ़ रहा है तो सप्लाई भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका यही दिखाती है कि एक सेलर से जो एक सेलर है, सेलर का नाम दे देते हैं हम जैसे कि ए नाम है इसका, इसने डिफरेंट प्राइस पर जितनी क्वांटिटी बेची, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी बढ़ रही है, इसके संबंध को दर्शाने वाली टेबल को हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। इसका मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है?
बाजार पूर्ति तालिका वह तालिका होती है जो बाजार में सभी विक्रेताओं या सभी फर्मों द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं के संबंध को दर्शाती है। इसमें क्या है कि एक से ज्यादा सेलर होंगे और उन सब के जोड़ को, उन सब के द्वारा बेची जाने वाली मात्रा को दर्शाने वाली जो टेबल है वो मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जैसे प्राइस ले लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, ये ए है, ए इज क्वांटिटी। ये एक और व्यक्ति था, एक फर्म थी, 20 क्वांटिटी। तो ए ने मान लो 1 रुपए पर 10 बेचा, 20 बेचा, 30 40 और 50। अब ये जरूरी नहीं है कि 1 रुपए पर भी कुछ बेचे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। हो सकता है ये 0 बेचे, इसको नहीं लगता। इसके बाद जैसे जैसे ये बढ़ेगा 10 20 30 40 और मार्केट सप्लाई MS जिसको हम डिनोट करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 10 + 0 कितना होगा 10, 20 + 10 30। तो इस तरह जोड़ देंगे 50 70 और 90। तो मार्केट जो सप्लाई शेड्यूल है वो क्या है, वह तालिका जो सभी विक्रेताओं द्वारा, मान लीजिए हमारे पास केवल 2 सेलर हैं, सभी विक्रेताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाले विभिन्न मात्राओं के संबंध को दर्शाती है। तो इन दोनों का जोड़ जो है, यानी ये इसमें और इसमें मार्केट सप्लाई और प्राइस में रिलेशन शो करेगी। और ये भी कैसा रिलेशन शो करती है, पॉजिटिव, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे मार्केट सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। तो ये आपका जो है सप्लाई शेड्यूल होगा। देखिए अब इसी से आगे हम चलते हैं, वो है सप्लाई कर्व। इसी से पूर्ति तालिका के बाद चलते हैं पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र यानी सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व क्या है, एक शॉर्ट में अगर कहें, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। यानी पूर्ति तालिकाओं के रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण को हम क्या कहते हैं, पूर्ति वक्र कहते हैं। यानी जो टेबल हमने बनाई, अगर उसको हम फिगर के द्वारा एक्सप्रेस कर दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सप्लाई कर्व कहलाएगा। या यूं कहिए, सप्लाई कर्व is the curve which showing different quantities of a commodity which sellers are willing to sell at different possible price at a given period of time. Yeah, supply curve is a curve, yeah, is a graphical presentation of supply curve is a graphical presentation of different quantities of a commodity which sellers willing to sell at different possible price at a given period of time। यानी ये पूर्ति वक्र विभिन्न पूर्ति वक्र किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं के संबंध को का एक रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। अब ये 2 तरह का होता है। पहला होता है व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, फर्स्ट है, यानी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व फर्स्ट। सेकंड होगा बाजार पूर्ति वक्र, यानी मार्केट सप्लाई कर्व। ये 2 टाइप्स का होता है और हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत सप्लाई कर्व, यानी व्यक्तिगत जो है पूर्ति वक्र। तो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र वह वक्र है जो एक व्यक्ति या एक फर्म या एक विक्रेता द्वारा
बेची जाने वाली विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं के संबंध को रेखा चित्र द्वारा दर्शाते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र वह वक्र है जो एक फर्म द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं के संबंध को रेखा चित्र द्वारा दर्शाती है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज of a commodity willing to sell at different possible price by a firm or seller in a given period of time। तो ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो इंडिविजुअल फर्म द्वारा जो डिफरेंट प्राइस पर जो डिफरेंट क्वांटिटीज सोल्ड की जाती हैं उनके रिलेशन को दिखाती है। इट्स शो बाय फॉलोइंग टेबल एंड फिगर। इसके लिए भी हम टेबल और उसके बाद फिगर। तो फिगर कैसे बनेंगे? फिगर बनाएंगे इस तरह से। ये टेबल आपको बनाएंगे इसी की बेस पर बना दीजिए। यहाँ ले लीजिए आप क्वांटिटी 1 यानी 10, 20, 30, 40 एंड 50। सारे कंसेप्ट ये जितने भी सभी कंसेप्ट जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं सप्लाई में, ये वही कंसेप्ट हैं जो डिमांड में है। लेकिन डिमांड और सप्लाई में क्या है? डिमांड में क्या होता था? डिमांड की बात करें, डिमांड में प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती थी और कम होने पर डिमांड बढ़ जाती थी, यानी नेगेटिव रिलेशन होता था। लेकिन इनमें प्राइस बढ़ने पर सप्लाई जो है बढ़ जाएगी, कम होने पर कमी, इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो यहाँ पर प्राइस 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो देखिए 1 पर 10, 1 है तो ये 10 हो गया। 2 पर 20, 3 पर 30, 4 पर 40, 5 पर 50। तो ये जो है ये आपका एसएस करवा है, समझ में आ गया होगा। और ये अपवर्ड स्लोप्ड है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। तो इसे हम निम्न टेबल और चित्र द्वारा समझा सकते हैं। इन द फिगर OXO क्वांटिटी, OY सो प्राइस, यहाँ पर प्राइस लेंगे। SS सप्लाई कर्व और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व शो व्हेन प्राइस 1 per unit, then quantity supply 10, when price rise correspondingly 1, 2, 3, 4, 5, then quantity supply also increase 10 to 20, 30, 40 and 50. So individual supply curve show positive relation between price and quantity। इसलिए जो है व्यक्तिगत पूर्ति वक्र जो है किसी वस्तु की पूर्ति और किसी वस्तु की कीमत और पूर्ति में कैसा रिलेशन शो करता है? पॉजिटिव, धनात्मक संबंध। देखिए इससे बाजार पूर्ति वक्र क्या है? मार्केट सप्लाई कर्व is the graphical presentation of different quantities of a commodity willing to sell at different possible price by all the producers or sellers in a given period of time। तो बाजार पूर्ति वक्र वह वक्र है जो बाजार के सभी विक्रेताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं के संबंध को दर्शाती है, ठीक है। तो इस टेबल के माध्यम से आप ये बना सकते हैं। सो बाय फॉलोइंग फिगर। तो आप चाहें तो 3 बनाएं या 1 से भी काम चल सकता है। एक फिगर बनाइए इस तरह से। क्वांटिटी प्राइस ले लीजिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये OIX पर प्राइस वही, और यहाँ ले लीजिए क्वांटिटी। क्वांटिटी देखिए आपने A का भी बनाना है, B का भी बनाना है, मार्केट का बनाना है। तो मैक्सिमम 90 ले लेंगे। 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 ये हो गए। अब देखिए पहले A का बनाएंगे। 1 पर 10, 20, 30, 40,
50। तो इस तरह से एस एस जो है ये एक आ गया, ए सप्लाई कह सकते हैं, ठीक है, एक ही है आगे। और देखिए 1 पर बी का देखते हैं, यहाँ लिख देना ए सप्लाई। अब बी का देखते हैं, 1 पर 0, 1 पर 0, तो 1 है तो यहाँ पर 0। इसके बाद 2 पर 10, 1 है, 2 पर 10, 2 आपका 10 हो जाएगा, 1 पर 0, 10, 320, 30, 40, और जब आप इनको मिला के लोगे, ये डार्क वाली लाइन जो है ये 20 आ गया, 20 सप्लाई, ठीक है। अब बात करते हैं 1 पर 10, 2 पर 30, 3 पर 50, 4 पर 70, 5 पर 90। जब इनसे मिलाएंगे आप तो आपका सप्लाई का ये आएगा एमएस, मार्केट सप्लाई। तो आपने देखा 3 कर्व्स बनाए हमने, और एक ए का था, एक बी का था और एक मार्केट सप्लाई का था। आप इन तीनों को बना सकते हैं, ठीक है। और जब इनको एक्सप्लेन करेंगे तो लिखेंगे फिगर में, चित्र में ओ एक्स पर क्वांटिटी आपने शो किया, ओ वाई पर प्राइस को दर्शाया गया है, जो है इसको आप ए जो है ए का सप्लाई कर रहे, बी जो है बी का सप्लाई कर रहा है, एमएस जो है मार्केट सप्लाई कर रहा है। मेनली हमने इसको एक्सप्लेन करना है, इसलिए इसको, इससे चित्र से क्या पता है कि व्हेन प्राइस इज 1 रुपये पर यूनिट, जब कीमत 1 रुपये प्रति यूनिट है तो ए सप्लाई 10, बी सप्लाई 0 और मार्केट सप्लाई 10 प्लस 0, ब्रैकेट में लिखेंगे 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10 हो जाएगी। जैसे यहाँ 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10, तो ये 10 से स्टार्ट हो। व्हेन प्राइस राइज 1 रुपी टू 2 रुपी पर यूनिट, तो ए की जो है 20 हो गई, बी की 10 हो गई, 20 प्लस 10 मार्केट सप्लाई 30। इसी प्रकार 2 स्टेप यहाँ बताकर लास्ट वाला बता रहा है। व्हेन प्राइस राइज 5 रुपी पर यूनिट, ए सप्लाई है जो वो हो जाएगी आपकी 50, बी सप्लाई 40, मार्केट सप्लाई 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90। सो एमएस इज मार्केट सप्लाई का विशो पॉजिटिव रिलेशन। ये भी क्या दिखाता है, प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाएगी, पॉजिटिव रिलेशन शो करता है जो है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई। तो ये आपका कंसेप्ट जो है मार्केट सप्लाई का आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद बात करते हैं बेटा, सभी कंसेप्ट वही है जो आपने डिमांड में पढ़े, बस एक चीज इसमें ध्यान रखनी है आपने, वो है कि इसमें प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। डिमांड वाला जो कर्व होता था वो डाउनवर्ड स्लोप होता था, नीचे की तरफ होता था। टेबल भी उसमें जैसे जैसे प्राइस बढ़ता था उसमें डिमांड कम होती थी, लेकिन इसमें जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती जाती है और कम होने पर कम होती जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम कि पूर्ति फलन, पूर्ति फलन या इसको हम कह सकते हैं पूर्ति के निर्धारक तत्व।
सप्लाई फंक्शन, बिल्कुल वही सारे कंसेप्ट हैं जो डिमांड में आपने पढ़े थे। तो सप्लाई फंक्शन होता क्या है? तो वहां आपने पढ़ा था मांग फंक्शन, डिमांड फंक्शन। सप्लाई फंक्शन शो द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स। यानी पूर्ति फलन किसी वस्तु की पूर्ति और उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न जो तत्व हैं उनका फलनात्मक संबंध को दर्शाती है। इट्स सो, ये दर्शाती है हाउ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, कि किस प्रकार एक वस्तु की पूर्ति इन्फ्लुएंस बाय इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स, इसके विभिन्न निर्धारकों द्वारा कैसे प्रभावित होती है। और इन्हें हम पूर्ति के निर्धारक तत्व भी कहते हैं, यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ये भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है जी। तो सप्लाई फंक्शन जो है वो किस तरह शो किया जाता है? सबसे पहले इसमें भी वैसे सप्लाई फंक्शन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन बता देते हैं, दो तरह का होता है। एक होता है व्यक्तिगत पूर्ति फलन, और जो दूसरा होता है बाजार पूर्ति फलन। यानी व्यक्तिगत इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन और मार्केट सप्लाई फंक्शन, ये दो तरह के होते हैं। पहले बात करते हैं व्यक्तिगत पूर्ति फलन क्या है? किसी एक विक्रेता के द्वारा बाजार में की गई पूर्ति और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के फलनात्मक संबंध को व्यक्तिगत पूर्ति फलन कहते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन शो द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी बाय सिंगल फर्म एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स। यानी एक फर्म द्वारा जो सप्लाई की जा रही है उसको और उसके प्रभावित करने वाले, उसको निर्धारित करने वाले तत्वों के फलनात्मक संबंध को जो है इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन कहते हैं। बाजार पूर्ति फलन बाजार में सभी विक्रेताओं द्वारा की गई पूर्ति और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के फलनात्मक संबंध को दर्शाती है। मार्केट सप्लाई फंक्शन शो द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन सप्लाई of a commodity by all the firm and its various determinants. That clear? अब बात करते हैं कि जो सप्लाई फंक्शन होता है वो क्या शो करता है। देखिए इसको शो बाय फॉलोइंग इक्वेशन। तो सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स कह सकते हैं, पी आर कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? और आपका या यूं कहिए कि पीओ भी कह सकते हैं आप इसको, अदर थिंग आपकी एन एफ नंबर ऑफ फर्म्स, जी एफ गोल ऑफ फर्म, पी एफ प्राइस ऑफ फैक्टर, प्राइस ऑफ फैक्टर, और टी टेक्नोलॉजी, ई एक्सपेक्टेड प्राइस एंड जीपी गवर्नमेंट पॉलिसी। और ईटीसी इसके अलावा भी आपको अन्य बुकों में और भी मिल सकते हैं। तो 2, 4, 6 and 8 कंपोनेंट के हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि एक्स वस्तु की जो सप्लाई है उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? पी एक्स, P0, NF, GF, PF, TE, GP और ETC एक्सेट्रा। तो इनको अब एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान करना जरा। इसको यहाँ एक बार ऊपर लिखते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर कह लीजिए, ओ कह लीजिए, एन एफ, जी एफ, पी एफ, टी ई, जी पी और
को स्टडी करते हैं। आप बड़े ध्यान से यहाँ देखेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। सबसे पहला फर्स्ट जो है वो है आपका पी एक्स। पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ, जो है प्राइस ऑफ, यूं कहिए ऑन प्राइस ऑफ गुड, यानी वस्तु की अपनी कीमत, वस्तु की अपनी कीमत। ठीक है, तो वस्तु की अपनी कीमत जो है किसी वस्तु को प्रभावित करती है। ये कह सकते हैं वस्तु की कीमत, केवल वस्तु की कीमत, अपनी कह सकते हैं, अपनी कीमत। तो वस्तु की अपनी कीमत जो है वो किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। कैसे? कीमत के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाएगी, कीमत के कम होने पर सप्लाई कम हो जाएगी। इन दोनों में कैसा रिलेशन हो? पॉजिटिव। तो इसमें बस इतना ही लिखना है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई, कि किसी वस्तु की कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। विद राइज इन प्राइस सप्लाई इज इंक्रीज एंड विद फॉल इन प्राइस सप्लाई इज डिक्रीज। कीमत के बढ़ने के साथ साथ सप्लाई बढ़ जाती है, कीमत के कम होने के साथ साथ पूर्ति कम हो जाती है। समाप्त हुआ। सेकंड पॉइंट, पीओ। पीओ मीन्स प्राइस ऑफ अदर गुड्स, यानी अन्य वस्तुओं की कीमत। तो अन्य वस्तुओं की कीमतें भी जो है वो किसी वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी निर्भर करती है। कि सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अदर गुड्स पर भी निर्भर करती है। जैसे अन्य वस्तुओं की कीमत में होने वाली वृद्धि से वे फर्मों के लिए अधिक लाभदायक हो जाएंगी और इसके फलस्वरूप फर्में उनकी अतिरिक्त पूर्ति करेंगी। यानी जिन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है वो सेलर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी, मोर प्रॉफिट देने वाली हो जाएगी और वो उनकी पूर्ति को बढ़ा देंगी। और इसके विपरीत जिन वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है वो उनके लिए कम लाभदायक रह जाती हैं और वो उनकी कम पूर्ति करती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि संबंधित वस्तु हैं लिम्का और पेप्सी। मान लीजिए पेप्सी की कीमत बढ़ जाती है तो पेप्सी जो है, पेप्सी के विक्रेता पेप्सी ज्यादा बेचेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए लाभदायक है। ठीक है, अन्य और मान लीजिए कोक और लिम्का है। अगर लिम्का का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, लिम्का का प्राइस बढ़ जाता है तो लिम्का की सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि लिम्का का प्राइस बढ़ने पर लिम्का के जो प्रोड्यूसर हैं और लिम्का के जो सेलर्स हैं उनके लिए लिम्का ज़्यादा बेनिफिशियरी होगी और वो ज़्यादा सप्लाई करेंगे। और जबकि इसके प्राइस बढ़ जाते हैं, इसके प्राइस कम रह जाते हैं तो ये इसकी सप्लाई कम करेंगे क्योंकि ये कम लाभदायक रह जाती है। इसका कारण ये। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो है एनएफ। एनएफ का मतलब होता है नंबर ऑफ फर्म्स, यानी फर्मों की संख्या। फर्मों की संख्या भी किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। नंबर ऑफ फर्म्स आल्सो इन्फ्लुएंस सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। इफ नंबर ऑफ फर्म्स ऑफ ए कमोडिटी इज राइज, अगर नंबर ऑफ फर्म मान लीजिए ज्यादा है, बढ़ जाती है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और कम हो जाती है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मान लीजिए पहले कपड़ा बनाने के हमारे यहाँ मान लो 10 फर्म है और वो 100 हो जाए तो कपड़े की सप्लाई भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इधर के फोर्थ पॉइंट है आपका जीएफ। जीएफ स्टैंड फॉर गवर्नमेंट गोल ऑफ फर्म। जीएफ मीन्स गोल ऑफ फर्म। गोल ऑफ फर्म मीन्स फर्म का उद्देश्य। फर्म का उद्देश्य भी किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है।
देखिए, यदि फर्म का उद्देश्य, इफ फर्म का उद्देश्य मान लीजिए बिक्री बढ़ाना, फर्म का उद्देश्य मान लो बिक्री बढ़ाना है, तो ठीक है वो अधिक सप्लाई करेगी। और मान लीजिए लाभ बढ़ाना है तो वो सप्लाई कम करेगी। क्योंकि अगर कोई फर्म बिक्री बढ़ाना चाहती है तो वो सप्लाई ज्यादा करेगी, पूर्ति ज्यादा, और अगर कोई फर्म लाभ बढ़ाना चाहती है तो कम सप्लाई करके ही वो लाभ को बढ़ा सकती है। ठीक है ना। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है आपका, ये हो गया, ये कंप्लीट 3, 4 एंड 5। 5 मींस पीएफ। पीएफ मींस प्राइस ऑफ फैक्टर्स। प्राइस ऑफ फैक्टर मींस साधनों की कीमतें, कीमत। साधनों की कीमत का मतलब है इफ प्राइस ऑफ इनपुट और फैक्टर इज हाई, अगर साधनों की कीमतें ज्यादा हैं या दे आर मोर कॉस्टलियर, ज्यादा जो है कीमत वाले हैं, द प्राइस ऑफ फैक्टर्स इज इंक्रीज, अगर प्राइस ऑफ फैक्टर, प्राइस ऑफ लेबर, रॉ मटेरियल, ये बढ़ जाए तो सप्लाई कम हो जाती है, यानी कच्चा माल और श्रमिकों की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। और अगर ये कम हो जाए तो सप्लाई बढ़ जाएगी। यानी अगर मान लीजिए हम साइकिल बना रहे हैं और साइकिल बनाने का जो रॉ मटेरियल है, या हम कंप्यूटर बना रहे हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स अगर महंगे आ रहे हैं, पार्ट्स महंगे आएंगे, लेबर महंगी आएगी तो हम कम प्रोडक्शन कर पाएंगे, और अगर लेबर सस्ती आएगी तो हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। एंड सिक्स्थ है जो, वो है टी। टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो तकनीक। प्रोडक्शन टेक्निक ऑल्सो इन्फ्लुएंस सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। इफ न्यू टेक्नोलॉजी यूज फॉर प्रोडक्शन, नई टेक्निक, न्यू टेक्निक यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज रिड्यूस, क्योंकि कॉस्ट कम हो जाएगी। और ओल्ड टेक्निक यूज कर रहे हैं तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। इफ न्यू टेक्निक यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी, अगर एक वस्तु के उत्पादन के लिए नई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और ओल्ड टेक्निक अगर हम यूज कर रहे हैं तो सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। इधर क्लियर। इसके बाद है नेक्स्ट जो है, क्या बताते हैं, सेवंथ है ई। ई एक्स कह सकते हैं, यानी भविष्य की कीमत, एक्सपेक्टेड प्राइस। एक्सपेक्टेड प्राइस कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में सप्लाई जो है कम हो जाएगी। ये प्रेजेंट। फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में जो है सप्लाई कम हो जाएगी। मान लीजिए एक चीनी बेचने वाले को ये लग रहा है कि कल चीनी महंगी हो जाएगी तो वो आज कम बेचेगा, और फ्यूचर में अगर प्राइस कम होने की संभावना है तो वर्तमान में सप्लाई बढ़ जाएगी। जबकि मान लीजिए गोल्ड की बात करते हैं कि गोल्ड जो ज्वेलर्स है उसको पता चल रहा है कि भाई 5 दिन बाद गोल्ड की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो वो अभी नहीं बेचेगा, रोक कर रखेगा, इसलिए सप्लाई कम कर देगा। और उसको लग रहा है कि भाई कल रेट गिरने वाले हैं या 2-4 दिन में रेट गिरने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा माल वो अभी बेचना चाहेगा। और लास्ट है 8th जो है जीपी, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी
also influence supply of the commodity. If government leave tax, अगर गवर्नमेंट कौन सा टैक्स, मेनली इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट लीव्ड मोर इनडायरेक्ट टैक्स देन सप्लाई इज रिड्यूस, सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सरकार ज्यादा टैक्स लगाएगी तो कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, कॉस्ट ज्यादा आएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। और गवर्नमेंट गिव सब्सिडी, अगर सब्सिडी दे देती है तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये आपका कंसेप्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। थैंक यू।